सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका भाई विपुल शर्मा। और आज बहुत दिनों बाद गाइस, बहुत दिनों बाद आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करके अब मैं आपको भेज रहा हूं। एंड ये वीडियो जो है ये हमारी स्टार्टिंग है फेज 2 की, जो कि अवनीश भाई ने जिसका ट्रेलर भी निकाला था, आपको अनाउंसमेंट भी करी थी और हमने प्रॉमिस भी करा था। फेज 1 में हम लोगों ने आपको दिए बहुत सारे टेस्ट, जिससे आपका हुआ अच्छा रिवीजन। अब बारी आती है उस टेस्ट के बाद आपके क्या वीक टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो कवर कराने की। और उसकी जिम्मेदारी मैं हम बीसीएल की टीम लेते हैं, क्योंकि टेस्ट भी हमने रखा था तो रिवीजन भी हम करवाएंगे। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन सीरीज। तो इस बार ना कि सिर्फ अकाउंट्स, आपका भाई आपको बीएसटी भी पढ़ाएगा, क्योंकि मुझे बहुत बार बच्चों ने पूछा है भैया बीएसटी कैसे पढ़ाए, कैसे पढ़े भैया, रिवीजन नहीं हो रहा, थ्योरी नहीं रिवाइज हो रही। सो गाइस, उसी चीज को लेके आज हम बहुत दिनों बाद इस चीज को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है। इसी तरह आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का, कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। सो गाइस, आपको इस चीज का बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का। सो ये गाइस जो नोट्स हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये वाले नोट्स इस बार हमारे नहीं है। तो जिस भी वेबसाइट से मैंने ये कैप्चर करे नोट्स मुझे अच्छे लगे, तो ये नोट्स मैं आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आपको उस चीज का टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे रिवीजन नोट्स है, इस पे लिखा भी हुआ है। एक सेकंड गाइस, मैं आपको ये पेन ही दे दो भाई, ब्लैक ही दे दे। हाँ, ये जो है हमारे, ये हमारे ओ ओए ओए ओए, अंडू अंडू, ये जो है हमारे रिवीजन नोट्स हैं। इसकी मैं ग्रिप पतली कर लेता हूँ, आसान रहेगा, बेवजह का इतना लंबा लंबा नहीं। हाँ, देखो, ये जो हमारे नोट्स है गाइस, ये हमारे रिवीजन नोट्स हैं। सो अब हम टॉपिक पे वापस चलते हैं हमारे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, क्या कर रहा है ये माउस पे। हाँ, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स इज अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोर्शन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेव फॉर अ चेन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं गाइस? प्रिंसिपल्स होते हैं कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव से, हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, उस व्यू से हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। प्रिंसिपल्स का काम होता है, वो फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं और प्रपोर्शंस होते हैं, या सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हो, सेट ऑफ वे ऑफ हैंडलिंग अ थिंग कह सकते हो, कि किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या हमें अप्रोचेस रखनी चाहिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल, बेसिक। अब प्रिंसिपल्स जो होते हैं जर्नल गाइडलाइंस होती है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं गाइस? मैं लिख देता हूं, वो होती है हमारी जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स। अच्छा, ठीक है, ये होती है हमारी जर्नल गाइडलाइंस। इसको मिटा देते हैं फटाफट फटाफट, नोट्स साफ रहने चाहिए। हाँ। सो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर अ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। वही जो मैंने आपको ऊपर बोला था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंस as it deals with human behavior and thus to be applied creatively giving the demand of the situation। इसका मतलब क्या है गाइस? पहले तो कि ये जर्नल गाइडलाइंस है फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, जो हमें कंपनी में चाहिए होता है। अब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, ये रिजिड नहीं होते साइंस की तरह, कि अगर ये सिचुएशन में अगर ये हुआ है तो अगली बार भी इसी सिचुएशन में यही होगा। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये डील कर रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, और ह्यूमन बिहेवियर हमेशा क्या होता है? डायनामिक होता है, या कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर अनसर्टेन होता है। कि अगर मैं
कुछ ही बिहेव में किसी उसमें सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा, ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता कि वो बंदा भी सामने वाला भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? रिजिड गाइडलाइंस नहीं होते साइंस की तरह, वो एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं और वो हर एक सिचुएशन में अलग वे में भी आउटकम निकालते हैं। अब नेचर क्या है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है? पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह चल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है इंडिया में चलेगा साउथ अफ्रीका में नहीं चलेगा, ऐसा ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इनकी मतलब कहीं भी जाओ तो अप्रोच है, काम करने का तरीका वो सेम ही निकलेगा। दूसरा क्या है? जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइंस क्या होती है? ये जर्नल गाइडलाइंस देती है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हर एक सिचुएशन। एक जर्नल होता है कि हाँ भाई, एक होता है ना अगर हमें किसी चीज को शुरू करना है तो एक जर्नल चीज होती है कि हाँ भाई इस अप्रोच से या इस तरीके से उसको शुरू करा जा सकता है। थर्ड क्या है? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटल। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई करके निकाले गए हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबल। फोर्थ फ्लेक्सिबल है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, उसमें ये नहीं अगर आपने ये तरीके से ये प्रिंसिपल अप्लाई होने तो आप इसी तरीके से करो, आप अपने वे भी उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है आपको उसी को फॉलो करना है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर आप उसको जैसे चाहो वैसे मोल्ड करके आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। अगला है बिहेवियरल। ये क्या होता है? ये बिहेवियर के ऊपर हमारे बिहेवियरल के ऊपर इस पे होता है कि अप्रोचेस होती हैं कि बिहेवियरल कैसे जाता है, कि लोगों का रिस्पॉन्स, ह्यूमन बिहेवियर बिहेवियरल कैसे आता है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये उसके ऊपर होता है। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर मैंने ये करा इसका आउटकम क्या होगा, अगर ये मैंने करा इसका आउटकम क्या होगा, अगर मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई करा इसका आउटकम क्या होगा, मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई करा तो इसका आउटकम क्या होगा। फिर होता है कंटीजेंट। कंटीजेंट की एक्सप्लेनेशन मैं आपको उससे डेफिनेशन से देना चाहूंगा, सबसे बेस्ट रहती है कंटीजेंट की डेफिनेशन। आगे मैं आपको अभी उससे समझाता हूँ ये क्या होता है, आसान रहेगा क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज से हो जाओगे थोड़े। देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की वही होता है, इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज लार्ज एंटरप्राइजेस। Journal guidelines, they are general guidelines to acting but do not provide straight solution to the managerial problems as the business situations are complex and dynamic। वही कि ये जर्नल गाइडलाइन है बस, ये आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती किसी भी चीज का। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपकी जो नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट है ये उससे आया हुआ है। फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है। दे आर नॉट रिजिड एट साइंस के प्रिंसिपल्स, दे आर ऑन मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे। मेनली बिहेवियर आर इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। वही कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये जाता है। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कि वही रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि क्या इफेक्ट है, कॉज क्या है जिसका इफेक्ट ये आ रहा है, कि क्या हम प्रिंसिपल से अप्लाई कर रहे हैं वो। अब कंटीजेंट, कंटीजेंट क्या होता है? देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द एप्लीकेशन हैज टू बी चेंज एज पर द सिचुएशन। कंटीजेंट का मतलब मैंने क्यों नहीं आपको हवा में समझाया, क्योंकि अब फ्लेक्सिबल और कंटीजेंट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना उसको आप अडेप्ट एंड मॉडिफाई अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट जो कंटीजेंट होते हैं ना वो आप उस करंट सिचुएशन के ऊपर क्या कर रहे हो, उस करंट सिचुएशन पे अगर अगर मैं अपने एम्प्लॉय को कुछ काम करवाना चाहता हूं तो मैं कौन सा प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई करूं, वो कंटीजेंसी है। फ्लेक्सिबल है, मैं एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल या फिर जो प्रिंसिपल है उसमें कुछ अपना नया मॉडिफाई करूं, कुछ नया अडेप्ट करूं। बट जो कंटीजेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि जो मैं प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ वो किस सिचुएशन पे किस बेसिस पे अप्लाई कर रहा हूँ, वो होता है कंटीजेंट। ये बहुत बड़े डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए ये वाला मैंने आपको बताया। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ये भी मैं आपको नीचे चलो दिख ही रहा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। Adherence to their principles will improve their knowledge, ability and understanding of various managerial situations and circumstances। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये गाइडलाइंस देते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशंस की, एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स उनकी नॉलेज बढ़ाते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस उनको सिचुएशंस हैंडल करने में सिखाते हैं, उनको एक्सपीरियंस गेन कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विद इन द कंपनी आर लिमिटेड,
Management principles equip the managers to see the cause and effect of their decision and actions and thus reduce wastage. Optimum utilization of resources means maximum benefit with minimum cost. अब ये क्या होता है, ये हेल्प करता है मैनेजर्स को यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैन पावर है तो उसको कैसे वो यूटिलाइज करे, उसके जो रिसोर्सेज है वो उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करे तो कि कंपनी की कॉस्ट कम पड़े। फिर थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन। जो डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, thoughtful and justifiable in terms of intended purpose. Management principles must be timely, realistic, and subject to the measurement and evaluations. Principles are free from bias and prejudice. जो साइंटिफिक डिसीजन मतलब सिग्निफिकेंस में साइंटिफिक डिसीजन ये होना चाहिए कि जस्टिफाइबल होना चाहिए और ये एप्लीकेबल होना चाहिए। ये नहीं कुछ भी बना के जो रियल टाइम सिचुएशन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, वैसा प्रिंसिपल बनाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। सो ये है कि साइंटिफिक डिसीजन टाइमली रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई फालतू का नहीं आते जाते हुए मैं प्रिंसिपल निकाल दिया जी अब ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती तो उसके ऊपर प्रिंसिपल निकाल दिया। साइंटिफिक चीज निकालो, ट्रायल एंड टेस्टेड चीज निकालो, बेफालतू की चीजें ना निकालो तो बेस्ट रहेगा। ये होता है साइंटिफिक डिसीजन। फिर चौथा क्या है, मीट्स द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है डायनामिक है, इफेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं। रिक्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं उससे कोप अप करने में हेल्प करते रहते हैं कि अगर ये सिचुएशन चल रही है मार्केट में तो मैं अभी ये प्रिंसिपल्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में चलाऊं या ये करूं तो इससे अच्छा होगा। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Due to increasing awareness of public forces, all companies are required to fulfill social responsibility. Principles of management not only help in achieving organizational goals, but also guide managers in performing social responsibilities. जो ये होते हैं अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की। बस यही है, ये छोटा सा पॉइंट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, वही कि ये मैनेजमेंट के रिसर्च एंड उसके ऊपर बहुत हेल्प करता है। ये कोर ऑफ द हेल्प इन इंक्रीजिंग नॉलेज, ये वो फलाना ढिमकाना, सेम पॉइंट, ज्यादा सिग्निफिकेंस इसकी है नहीं, मीनिंग है नहीं। फिर आता है टाइलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टाइलर्स अब इसके ना दो थे, हेनरी फ्यूल एंड टाइलर। एफ डब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्यूल दो थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स हमें दिए थे। तो टाइलर के क्या थे, सिग्निफिकेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे। इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू standardized tools, methods, and trained persons in order to increase output, improve its quality, and reduce cost and waste, though effective and optimum utilization of resources. Hence, it stressed that there is always one best method of maximize efficiency. दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। इसका मतलब क्या था, ये जो मेथड था ट्रेड एंड पर्सनल ऑर्डर्स टू इंक्रीज आउटपुट, ये ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट इंक्रीज करने के लिए ज्यादा अच्छे थे। जो ये वाले साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे कि उसका ये कहना था कि हर एक काम को एफिशिएंसी से करने के लिए एक अच्छा तरीका, एक वन एफिशिएंट मैनर होना चाहिए ताकि जिससे इफेक्टिव हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो और काम जल्दी हो। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कॉर्पोरेटिज्म नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच or hit and miss method. We should be constantly experimenting to develop new techniques which makes the work much easier and quicker. Scientific method involve investigation of traditional methods through work study. पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है कि जो काम करने का तरीका एक ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा अलग होना चाहिए, कोई एक ही रूल के ऊपर नहीं हमें स्टिक करना चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन में हर तरीके से हर इन्वायरमेंट में वो अलग वे में काम करेगा। तो हमें नए बेस्ट मेथड, हमेशा हमें नई टेक्निक्स, नए तरीके हमें हमेशा इन्वेंट करते रहने चाहिए, हमें एक के ऊपर नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। It implies that there should be mental revolution on part of managers and workers in order to respect each other's role and elementary any case conflict to realize organizational objective. अब इसका क्या है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में दोस्ती भाईचारा रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, कोई फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं करना ताकि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के काम पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाए, ना कि अपने आपस की लड़ाई में। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन द लेबर्स एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉय मस्ट बी encouraged and decide workers
फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स। अब यही है कि कॉर्पोरेटिज्म नॉट इंडिविजुअलिज्म, अकेले का नहीं सोचना चाहिए, पूरे सोसाइटी पूरे वर्कर्स का सोचना चाहिए, पूरे कॉर्पोरेट का सोचना चाहिए। अकेले में अकेले अकेले डेवलपमेंट नहीं करवानी चाहिए, ताकि दूसरों की एम्प्लॉयज को अपने सजेशंस डालने का मौका देना जाना चाहिए कि वो अपना भी सजेशन दे पाए। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना चाहिए, ना कि उन्हें पार्ट अलग करके रख देना चाहिए। डेवलपमेंट of each and every person to his or greater efficiency and prosperity. It implies taking actions of the development of competency of all persons of an organization after their significance, scientific selection, and assessing work suited to temperament and abilities. This will increase the productivity by utilizing the skills of every of the workers fully. अब ये क्या है डेवलपमेंट कि हर एक का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी प्रॉस्पेरिटी, उसके वर्क सूटेबल एनवायरमेंट, उसको सूटेबल काम करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम को कर पाए। अगर मान लो मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाले को, अगर मान लो मैं नहीं, हाँ ये एग्जांपल बेस्ट है कि अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हार्डवेयर का काम दे दूं या उसको पीसीबी बनाने को दे दूं तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी पीसीबी बनाने वाले को हार्डवेयर का उसका सॉफ्टवेयर का काम दे दूं तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो काम होना चाहिए उनके स्किल्स और टेम्परामेंट के हिसाब से होने चाहिए कि वो क्या काम कर सकते हैं। कोई बेफालतू के काम नहीं देने चाहिए। इससे क्या होता है, अगर काम के उनके लायक का काम दोगे तो एफिशिएंटली कर पाएंगे और बहुत ही खुश होके भी करेंगे। अब कुछ टेक्निक्स होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। पहला होता है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीच बेस्ड सिस्टम। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक in which planning are executed are separate. Supervision is divided into several specialized functions. To each function is to be entrusted to a foreman. There is a 8 foremen in the interrelated process of functioning of productivity for each under planning and execution who keep a watch on all workers' performance. यही है कि एक तरीका टेक्निक होना चाहिए, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अलग अलग होनी चाहिए। हर एक काम के लिए एक सुपरवाइजर हमें चाहिए होता है जिससे एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। ये वाला ये इसका डायग्राम है। फैक्ट्री मैनेजमेंट, प्लानिंग इंचार्ज अलग, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग। इंस्ट्रक्शन कार्ड जैसे प्लानिंग इंचार्ज में आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में आता है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये है फंक्शनल फॉर्मेशन। अब है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज to maximum output, whereas simplification eliminating unnecessary variety, size, and grading of products or services. It results in saving of cost, labor, machine tools, and it leads to the full utilization of equipment and increase in turnover. तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि हर एक प्रोडक्ट को कंपनी को अपना स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए काम को। जैसे मान लो अगर 20 रुपए का चिप्स का पैकेट है, वो उसको 20 रुपए के चिप्स के पैकेट के साथ ही रखा जाना चाहिए, उसको 10 रुपए के चिप्स के पैकेट के साथ नहीं रखना चाहिए। उसका जैसा साइज है, उसका क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, जिस हिसाब से हमें उसके हिसाब से उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, उस हिसाब से हमें उसको डिस्प्ले करना चाहिए या उसको रखना चाहिए। अब तीसरा है मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड द बेस्ट डूइंग अ जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। इसका क्या है कि वन बेस्ट मेथड कि अगर 10 मेथड में से कौन सा बेस्ट मेथड है कि जो काम हमारा एफिशिएंसी से हो जाए। फिर है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी प्रोडक्टिविटी मूवमेंट्स। इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी incidental and unproductive motions of work so that it take less time to complete the job efficiently. मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी है कि जो काम होना चाहिए उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्टफुल मूवमेंट जो है। जैसे मान लो मैं काम करते करते अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते मैं रेस्ट करने लग जाऊँ, या कंटेंट बनाते बनाते मैं रेस्ट करने लग जाऊँ, तो और मैं बोलूँ यार मैंने फोन करके मैं अवनीश भाई को बोलूँ अवनीश भाई ने मुझे ये वीडियो का काम दिया था। अब अच्छा ठीक है, अब मैं अवनीश भाई को बोलूँ भाई ये वीडियो ना मेरे को ना 2-3 घंटे लग गए बनाने में, यार बहुत टाइम लग गया। अरे भाई 2-3 घंटे कैसे लग गए? जब आधे घंटे की वीडियो है तो मेरे को 2-3 घंटे कैसे लग सकते हैं? तो उस 2-3 घंटे आधे घंटे की वीडियो के लिए मैंने जो ब्रेक व्रेक लिया, जो मैंने रेस्ट करा, वो सब हटा के मुझे बचाना चाहिए कि मुझे बोलना चाहिए कि अवनीश भाई मुझे ये वीडियो बनाने में आधा घंटा लगा या पौना घंटा लगा, जितने भी मिनट्स की वीडियो बन रही है इतना देर लगा या इतनी देर की वीडियो। मुझे फालतू का उसको बोलना नहीं, मुझे 2-3 घंटा लगा क्या लगा, मुझे ये देखना चाहिए और अवनीश भाई को ये देखना चाहिए कि वीडियो कितनी देर की है, तो मेरा टाइम कितना कंज्यूम हुआ। जो मैंने रेस्ट करा वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। ठीक है, ये है मोशन स्टडी। टाइम स्टडी डिटरमाइंस द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। अच्छा टाइम स्टडी क्या है? एग्जांपल ही समझ जाओगे। अच्छा अवनीश भाई ने मुझे बोला
भाई ये वीडियो बना के तुझे पोस्ट करनी है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि मैं थर्सडे को ये वीडियो हमें पोस्ट करनी है, ठीक है। तो ये बना के तू दे दियो मुझे, ठीक है। और मैं अवनीश भाई ने मुझे ये काम दिया था एक हफ्ता पहले कि तू मुझे एक दो दिन पहले ये वीडियो दे दी ताकि मैं आराम से पोस्ट कर पाऊँ। अब मैं अवनीश भाई मुझे रोज फोन कर रहे हैं, भाई वीडियो बना दी, मैंने कहा हाँ। वीडियो बना दी, मैं कहा हाँ। वीडियो बना दी, मैंने कहा, पर मैंने उसको भेजी नहीं। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया। मैंने उससे काम मैंने बहुत देर बाद करा। मैंने उसको जो उसने मेरे को वीडियो बनाने को बोला था अवनीश भाई ने, मैंने वो बहुत देर बाद जाके उसको दी। तो वो टाइम स्टडी के अंदर आता है कि मैंने उसको कितनी देर में वो वीडियो दी, कितना टाइम मुझे उसको लगा। अब अवनीश भाई अगर इस वीडियो का टाइम स्टडी करेंगे तो उसको पता होगा कि मैंने कितने दिन में उसको वीडियो दी है वाली पोस्ट करने के लिए। तो ये होता है टाइम स्टडी कि इट टेक अ परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, कितनी दिन लगे मुझे, कितना टाइम लगा मुझे वो वीडियो बनाने में, वो होता है टाइम स्टडी के अंदर। ये फिर इसके बाद फटीक स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। अब फटीक स्टडी जो होता है वो मोशन स्टडी थोड़ा सिमिलर होता है, मेरी नजर में सिमिलर होता है। फटीक स्टडी क्या होता है, अब जब मैं आपको बता रहा था कि मैंने 3 घंटे का टाइम लिया, वो मैंने अवनीश भाई को मेंशन नहीं करा, पर फटीक स्टडी के हिसाब से मैं वो 3 घंटा भी उसको गिनवाऊंगा कि भाई मैंने इसमें 3 घंटा रेस्ट भी करा, इस काम को करने में मैंने 3 घंटा रेस्ट भी करा। मोशन स्टडी में क्या था, वो इंक्लूड भी था, मोशन स्टडी में इंक्लूड भी था कि 3 घंटा इंक्लूड करके मुझे वो रेस्ट का टाइम था। बट फटीक स्टडी में वो रेस्ट का टाइम अलग इंक्लूड करेंगे, काम का टाइम अलग इंक्लूड करेंगे। फिर आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होता है, ये होता है कि हर एक बंदे के काम के हिसाब से उसे तनख्वाह देनी जानी चाहिए। अगर आज मैं, अगर मेरा एक, मैं हूं, अवनीश भाई है, वो है, नहीं ये एग्जांपल नहीं लेते, कोई चलो कॉर्पोरेट में लेते, तुम लोग मान लो एक एचओडी हो, किसी एचओडी हो डिपार्टमेंट के, तुम्हारी सैलरी है 70,000 पर मंथ। पर जो तुम्हारे नीचे जूनियर काम कर रहा है, जो एक नॉर्मल अभी फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी सैलरी भी है 30-40, उसकी भी सैलरी 70,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। और एचओडी के पास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास ज्यादा काम होता है, जो जो डिपार्टमेंट का हेड होगा उसके पास ज्यादा काम होता है एज कम्पेयर टू अ फ्रेशर। तो वो मन नहीं करेगा फिर उसका काम करने का, वो सोचेगा भाई यही काम मैं एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के कर सकता हूँ, तो मैं एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ। मुझे सेम सैलरी उसमें मिल रही है, सेम सैलरी इसमें मिल रही है, तो मैं फालतू का एफर्ट क्यों डालूं। तो ये होता है कि हर किसी को जो सैलरी होनी चाहिए उसके काम और डेजिग्नेशन और उसका वर्क फोर्स के हिसाब से देनी चाहिए। अगर एक एचओडी है तो उसको एचओडी के हिसाब से सैलरी देनी चाहिए, उसकी लाख 1.5 लाख से नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए। एक फ्रेशर अगर काम कर रहा है तो उसकी 50-60 हजार से नीचे की सैलरी नहीं होनी चाहिए। ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो इसी के साथ हमारे टाइलर वाले सारे खत्म होते हैं, प्रिंसिपल्स यही थे। एंड अब हम मूव करते हैं फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ये फटाफट हो जाएंगे, 14 प्रिंसिपल्स है, कोई हार्म नहीं है, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में याद करो, आपको एग्जाम में लिख के आने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला पार्ट मैं आपका बहुत जल्दी जल्दी कवर करवा दूंगा, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है क्योंकि, ठीक है। सो फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, स्पेशलाइज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के ज्यादा थे, वर्कफोर्स अप्रोच ज्यादा थी उसकी, कि वर्कफोर्स को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ये उसके लिए थी, ये एम्प्लॉय स्पेसिफिक ज्यादा थी। तो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन नीड over individual needs, fair payment of for effort, centralization, chain of command, a place of everything and everywhere, treat treat people equally, limited turnover of employees, encourage initiative, promote harmony। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, इजी इजी एक्सप्लेनेशन, फटाफट फटाफट हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क कि हर किसी को काम बांट के रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक के ऊपर पूरा काम नहीं थोपना चाहिए, ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, वाइसा वर्सा पूरा चलता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको अथॉरिटी दे दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो वो सुस्त बैठा रहेगा, वो सोएगा, कहेगा मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मेरे पास, मैं कंपनी का एचओडी, मैं डिपार्टमेंट का एचओडी, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है करने को, तो मैं क्या, मैं बैठा हूँ, मैं फ्री की सैलरी खा रहा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर वही आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे और अथॉरिटी नहीं दोगे, आप काम मुझसे सारे एचओडी वाले करवा रहे हो पर आप उसको डेजिग्नेशन ही एचओडी की नहीं दे रहे, तो वो तो कलप जाएगा कि भाई मेरी जब इज्जत ही नहीं है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को वो डेजिग्नेशन पे रख ही नहीं रहे, तो मैं क्यों काम करूँ। ये होता है।
थर्ड होता है डिसिप्लिन, कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए एम्प्लॉयज के लिए जो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं कुछ भी चल रहा है भाई, कभी भी आ रहा है कोई, कभी भी जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ नहीं कर रहा, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, किसी को धेला फर्क नहीं पड़ता, वैसा नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, द यूनिट अकॉर्डिंग, ये अच्छे से बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय, that every worker should receive order from one superior only, otherwise it will create confusion, conflict and duplication of work। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक एचओडी के अंडर काम कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उसी का ही सुनूंगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एचओडी के अंडर काम कर रहा हूं तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एचओडी उसका ही सुनूंगा, मैं हार्डवेयर के एचओडी का नहीं सुनूंगा। वरना अगर मैं उसकी भी सुनूंगा इसकी भी सुनूंगा, काम ही नहीं कर पाऊंगा भाई, एम्प्लॉय पागल हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि एक ही तरफ सबको काम करना है, एक ही गोल की तरफ। अगर मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एचओडी है, वो है टीम है, मैं काम कर रहा हूँ एआई पे, दूसरा काम कर रहा है सिक्योरिटी पे, तीसरा काम कर रहा है गेम पे, चौथा काम कर रहा है ऐप पे, तो अलग अलग जब हर कोई अलग अलग काम कर रहा है तो वो काम कंप्लीट होगा ही नहीं कभी। वही अगर सारे अगर एक मिलके, मैं अगर जैसे ऐप एआई पे काम कर रहा हूँ, अगर सारी टीम एआई पे काम करी वो काम जल्दी हो जाएगा ना। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहती है कि पूरे को एक ही गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गोल्स। ये आप देख सकते हो नोट्स में, मैं आपको डाल दूंगा। डिफरेंस हमें इतना जरूरी नहीं आता, मतलब मैं आपको को बोलूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आप पढ़ के जरूर जाना, ये डिफरेंस बहुत अच्छा है। मैं नोट्स का लिंक अवनीश भाई को बोल के डलवा दूंगा नीचे। फिर छठा है सबऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वही है कि सबऑर्डिनेट्स का इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बराबर कर दो, कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करे, ना कि अपने अकेले के लिए काम करे। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर ओवर बोथ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका क्या है कि रेम्यूनरेशन जो तनख्वाह एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो दोनों के लिए सही होनी चाहिए। अब मान लो मैं सॉफ्टवेयर, छोटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं उसको 2 लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूँ और काम वो मुझे 70,000 रुपए का करके दे रहा है, तो वो फेयर सैलरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वही अगर मुझे वो 70,000 रुपए का काम करके दे रहा है और मैं भी उसको 70,000 रुपए दे रहा हूँ, तो वो फेयर है, दोनों के लिए सैलरी वो फेयर है। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा दोनों को ही, ना ऑर्गेनाइजेशन को ना एम्प्लॉय को। तो ये होता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब, एंड डिसेंट्रलाइजेशन वेरी इजी। सेंट्रलाइजेशन, बॉस के हाथ में सब कुछ है, बॉस से नीचे कोई नहीं है, बॉस ही हमारा माई बाप है, बॉस ही सारे कुछ करेगा, वो किसी और को कुछ करने ही नहीं देगा, डिसीजन बनाने ही नहीं देगा ऑर्गेनाइजेशन में। वो है सारा सेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, सॉरी, उसको सेंट्रलाइजेशन। यही डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, बॉस नीचे मैनेजर को अथॉरिटी, मेन हेड मैनेजर को अथॉरिटी, हेड मैनेजर नीचे एचओडी को है अथॉरिटी, एचओडी नीचे उसका जो नीचे का वो होता है टीम लीडर होता है उसको अथॉरिटी दे। जो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, अथॉरिटी है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये याद रखना, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्योरली सेंट्रलाइज्ड एंड प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती। और नोवा स्केलर चेन, अ फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, स्केलर चेन क्या होती है कि जो अगर मैं मान लो, अगर मैं अपने मैनेजर से बॉस से बात करना चाहता हूँ, तो पहले मैं अपने टीम लीडर को बताऊंगा वो बात, फिर वो टीम लीडर अपने एचओडी को बताएगा, एचओडी जाके सीनियर मैनेजर को बताएगा, सीनियर मैनेजर जाके फिर बॉस को बताएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक सेट ऑफ चेन फॉलो हो रही है कम्युनिकेट करने के लिए कुछ। तो उसे कहते हैं स्केलर चेन। और स्केलर चेन को तोड़ने के लिए क्या होता है, गैंग प्लान, ये नोट्स में नीचे लिखना है ना आपको, गैंग प्लान। गैंग प्लान का क्या होता है, अगर मान लो मैं हूं ए, मिस्टर ए, और दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनी कोई दूसरे डिपार्टमेंट में है कोई जी, मैं उससे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी बात करनी हो मुझे, तो मैं उससे कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकता हूँ, पर मुझे अपने किसी ना किसी सीनियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मुझे अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने उससे जाके वो बात कम्युनिकेट करी। उसे कहते हैं गैंग प्लान। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो है कि इमरजेंसी के टाइम पे उसको वॉयलेट कौन सा फिनोमिना करता है, तो उसको गैंग प्लान कहते हैं। फिर 10th है ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल एंड मटेरियल बी सूटेड प्लेसेस अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑर्डर क्या होता है कि हर एक चीज अपने ऑर्डर में होनी चाहिए, अपने तरीके से होनी चाहिए, सेट ऑफ चीज। जैसे अगर बुक्स कहीं रखे तो वो बुक्स रहना चाहिए, रॉ मटेरियल कहीं रखा है क्या ऑर्गेनाइजेशन, तो रॉ मटेरियल वही रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं घूमना चाहिए, उसको कहते हैं ऑर्डर। कि एक अच्छे तरीके से मैनर्ड, वेल मैनर्ड तरीके से रखा रहना चाहिए। 11th है इक्विटी, कि सबको
ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल ट्रीट करो, किसी को ना छोटा ना किसी को बड़ा, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, फेयर प्ले रहना चाहिए। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड, उनको बेवजह का फेवर ना देना, ना ही उनको फेवर देना, ना ही उनको परेशान करना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कि भाई अभी एक नया नया एम्प्लॉय आया है, तुम उसको आते ही भैया पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम थोप दो, भाई वो तो भाग जाएगा। मेरे ऊपर भाई सारा काम थोप दोगे तो मैं तो भाग जाऊंगा एकदम से, भाई मैं तो अभी अभी आया हूँ ना, दो बेचारा। अब तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है भाई। अब तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में वो तो बचपन की बात है। अब जैसे देखो, बच्चा अभी अभी पैदा होता है, मान लो बच्चा पैदा हुआ है अभी भी भाई, उसके हाथ में 2 महीने का है नहीं वो, उसके हाथ में तुमने आईआईटी की किताबें पकड़ा दी, तुमने सीए की किताबें पकड़ा दी, तुमने उसको भैया यूपीएससी की किताबें पढ़ा दी कि तेरे को 15 साल की उम्र तक ये सारी किताबें खत्म करनी है, या 1 साल के अंदर अंदर तुझे ये खत्म करनी है। भाई वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मरने की सोच लेगा। अगर उसको पता होता ये सब क्या है तो वो तो मरने की सोच लेता ना पहले ही, वो तो आता ही नहीं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर एक बंदा काम करने आया है नया नया, उस पर तुम सारा काम मत सोचो, उसको स्टेबल तो होने दो, उसको देखने तो दो, उसको अपॉइंट होने दो भाई, उसको लोगों से मिलवाओ, उसको रखो भाई, शांति रखो, एकदम से आके उस पर सारा काम मत थोप दो। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। 13वां इनिशिएटिव, कि वर्कर्स को इनिशिएटिव देना चाहिए कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनके फर्स्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन होता है। इनिशिएटिव का क्या होता है, हेल्प होता है कि आओ भाई तुम हमें रिकमेंडेशन दो, कि हाँ आओ हमारे साथ काम करो, हमारे को आइडियाज दो, उनको अकेला फील मत कराओ। ठीक है, ये होता है इनिशिएटिव। फिर 14वां प्रिंसिपल, एस्पेरिटी कॉर्प्स। एस्पेरिटी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। इसका सिंपल और एक अच्छी अच्छी लाइन बताता हूँ तुम्हें। एस्पेरिटी कॉर्प्स अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए भाई, किस्मत है तुम्हारी, फिर तो तुम ताली बजा देना। एस्पेरिटी कॉर्प्स में क्या लिखोगे, इन दिस प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। दोबारा, इन दिस प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। यानी कि जो टीम वर्क है, वो जो अकेला बंदा है वो अकेले के बारे में ना सोच के पूरी टीम के साथ काम करे, पूरा टीम उसके साथ मिलकर काम करे। सो ये है हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन ये खत्म होता है। आप ये वाला जो टेबल है डिफरेंसेस वाला, ये पढ़ के जाओ, ये मैं समझाने की कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ये, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ये आप फटाफट पढ़ के जाओ, एग्जाम में आएगा चुम्मे से एकदम लिख के आ जाओगे। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, जिसमें हमने हेनरी फ्योल और टाइलर दोनों के प्रिंसिपल्स और उनके सिग्निफिकेंस, नेचर, सब कुछ कर लिया है। फटाफट क्विक रिवीजन हो गया है आपका चैप्टर 2 का। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमें जरूर बताना। ठीक है गाइस, सो इसी के साथ इसी के साथ आज हमारा पहला चैप्टर बीएसटी, मतलब सेकंड चैप्टर बीएसटी का खत्म होता है। ये था हमारा क्विक रिवीजन बीएसटी के चैप्टर का। आई गेस 30 मिनट्स की ये रिकॉर्डिंग है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने आपका क्विक रिवीजन करवा दिया है चैप्टर 2 का। आप इसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आपको समझना हो, कुछ भी देखना हो, आप इसको फटाफट देख सकते हैं, एग्जाम टाइम से पहले भी, एग्जाम टाइम से ये भी। इसमें आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपकी केस स्टडीज कवर नहीं करवाई, और बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। मैंने क्विक एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ भाई, मुझे अगर कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है तो मैं फटाफट ये वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट या पूरा चैप्टर रिकॉल कर सकता हूँ। सो गाइस, कुछ टाइम में अवनीश भाई की बीएसटी की केस स्टडीज तो डालते ही रहते हैं, तो आपने उसमें भी देखा होगा, टेलीग्राम पे आप हमारे ज्वाइन हो जाना। एंड ये फेज 2 की पहली वीडियो है। एंड फेज 2 में मैं आपको गाइस एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं विपुल शर्मा आपके लाइव लेक्चर्स भी लूंगा। लाइव लेक्चर्स में जब, या तो मेरे पास थोड़ा टाइम होगा तो मैं तब लूंगा, या फिर सैटरडे संडे, वरना ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपके पास आते ही रहेंगे, तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे, एंड बहुत सही रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा एकदम। मैं अभी शुरू भी कर दिया, मैंने अभी अकाउंट्स का भी लाऊंगा, वन शॉट वगैरह। वन शॉट इन सेंस, ये वन शॉट नहीं, क्विक रिवीजन है ये। वन शॉट होता है भाई पूरा डीप एक्सप्लेनेशन 2 घंटे की, 1 घंटे, मैं आधे घंटे में आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट है, आपको एकदम आराम से हो जाएगा। एंड इसी के साथ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके बोर्ड्स के अंदर। एंड अपना कमेंट सेक्शन में बता के चाहिएगा कि कैसी लगी वीडियो, और अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ आता है, कुछ भी आता है, आपका कुछ भी ओपिनियन है, भैया बेकार बनी है, अच्छी बनी है वीडियो, कैसी बनी है, नीचे मुझे बता के जाओ।
नीचे मुझे बता के जाओ कैसी बनी है, मैं इंप्रूव करूंगा और अच्छे से लाऊंगा। ये रिवीजन नोट्स का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा आपको, लिंक वहीं का वहीं मिल जाएगा। और अगर ज्यादा बात है तो मैं अवनीश भाई को कह के एक दिन बाद उसका कमेंट सेक्शन में भी कमेंट सेक्शन में उसको लिंक को पिन करवा दूंगा, इस नोट्स के रिवीजन नोट्स के, क्विक रिवीजन नोट्स है, इसको पढ़ोगे भी तब भी हो जाएगा। एंड ये गाइस थैंक यू, मैंने जिस भी वेबसाइट से लिया है मेरे को खुद भी आईडी नहीं, मुझे एक रैंडम लिंक से लिया मैंने, सो दिस इज नॉट आर बीसीएल का पर्सनल, बट या कुछ दिनों में आपके बीसीएल के पर्सनल भी आ जाएंगे जिसमें हमारे खुद के नोट्स होंगे। सो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी गाइस आर विद यू। ये था फेज 2 की पहली वीडियो, सो सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।